नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपको पार्लियामेंट के इनसाइड स्टोरी बताएंगे और वो इनसाइड स्टोरी के अंदर भी क्या क्या चीजें हुई हैं। लेकिन सबसे पहले बात कि जो एफसीआरए संशोधन विधेयक था वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में चला गया। कल मैंने शाम को आपको बताया था पूरा डिटेल में कि मेरी जो अंतिम जो एक सेंस है वो ये कह रहा है कि जेपीसी में जाएगा, क्योंकि कल जिस ढंग से किरण रिजिजू बता रहे थे, तमाम मंत्रियों से बात हो रही थी, लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तो वो एक सेंस आ गया था कि सरकार इसको जेपीसी में भेजेगी। सरकार झुक गई है, झुकने के सेंस आ रहे थे, पीछे हटने के सेंस आ रहे थे। आज पीछे हट गई। 3 बजे जो पार्लियामेंट का शुरू हुआ लोकसभा का, उसमें तो जेपीसी की घोषणा भी कर दी, गठन भी कर दिया गया कि ये ऐसे सदस्य होंगे, ये होंगे, नाम वाम सब दे दिए गए। उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आखिर एफसीआरए पर सरकार क्यों झुकी और इससे देश को कितना बड़ा नुकसान होगा, यह समझना जरूरी है। क्या सरकार नुकसान का आकलन करके झुकी या उसकी अपनी कोई रणनीति है कि हम बाद में देख लेंगे, देश के लिए जो भी जरूरी है, फिलहाल हम अपनी चिंता करते हैं और कुछ जरूरी काम है उसके लिए इसको खत्म करना, इसको रोकना जरूरी है। तो एफसीआरए आपको पता ही है कि जो विदेशी फंडिंग होती है उस पर लगाम लगाने के लिए था कि जो विदेशी फंडिंग का गलत यूज ना हो, और पूरा का पूरा जो जेनजी का छात्र के नाम पे, नीट के नाम पे जो जंतर मंतर का प्रदर्शन हुआ था, इसके पीछे एक बड़ा आरोप जो लगता है, बड़ी साजिश जो आती है सामने, वो ये कि एफसीआरए को रुकवाना था। ये कई जगह से कहा गया है, ओपन सीक्रेट है। ये जो खुफिया विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, आईबी के, आरएडब्ल्यू के, वो भी इस बात को कहते हैं। उनकी कोई रिपोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं होती है, वो अंदर में जो कार्रवाई चलती रहती है डिपार्टमेंटल, लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, एक बड़ी कारण ये हो सकता है। अमेरिका इसके पीछे लगा हुआ था शुरू से। जब ये 25 मार्च को विधेयक पेश किया गया था, उसके बाद मार्को रूबियो का देखिए ना कि वो कोलकाता से आए, मदर टेरेसा वाली चैरिटी, वहां से पहले गए, उसके बाद आए, मैसेज दे दिया था, मैसेज दिया था कि भाई इसको आपको रोकना है। क्योंकि वहां जो क्रिश्चियन ग्रुप जितने भी हैं वो नाराज थे, और एक सांसद तो बिल्कुल खुल के बोल भी दिया कि भारत अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे एफसीआरए अगर पास हो गया तो संशोधन। ये आपके सामने है। फिर ये जोड़ा जा रहा है कि जो 100% टैरिफ जो रूस वाला था, कि रूस से तेल खरीदने वाला, और जो विधेयक वहां सीनेट में आया और वो पास भी हो गया, उसमें भारत का नाम है, चाइना का नाम है, 2 और देश हैं, वो भी इसी एफसीआरए के लिए था कि दबाव बनाने के लिए कि अगर आपने किया तो ये हम कर देंगे। और पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो कई लेवल की बातचीत हुई, और बातचीत डिटेलिंग कहीं नहीं आ पाई है। भाई जेडी वेंस उपराष्ट्रपति की बातचीत हुई प्रधानमंत्री से, बहुत दिनों बाद जेडी वेंस ने फोन किया। मतलब जो आया रीड आउट, जो इंडिया की तरफ से जो जानकारी मिली कि उनके सब चीजों पे चर्चा हुई, और उनको जो बच्चा हुआ है वो उषाबेंस, और उनको उन्होंने प्रधानमंत्री ने बधाई दी। इसके लिए फोन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति फोन नहीं करते हैं अमेरिका के। जो रीड आउट है जो अलग चीज है, लेकिन अंदर खाने कहा जा रहा है कि हो सकता है एफसीआरए पे भी हो। और कल जिस ढंग से सर्जियो गोर की मुलाकात हुई एनएसए से, अजीत डोभाल से, वो कंसर्न बहुत सारा कुछ है, कहीं ना कहीं से दबाव वो चल रहा था। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का जो दबाव है वो खुल के सामने दिख रहा है, उसमें नहीं है। हां, भारत में निश्चित रूप से दबाव है, और एक दूसरे तरह का दबाव भारत में था। वो ये था कि जो पार्टियां बाहर की जो एनडीए में नहीं है,
जिसमें YS रेड्डी वाली है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वो पिछली बार समर्थन किया था, वो FCRA के खिलाफ है और कह रहा है कि अगर FCRA ले आएंगे तो हम आपको डिलिमिटेशन में साथ देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सेम चीज DMK का भी था, वो भी विरोध कर रहा था कि FCRA आने पे हमारा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जो समर्थक है, हमारा जो कंस्टिट्यूएंट है, मेन जो हमारा बेस है पार्टी का सपोर्ट बेस, वो क्रिश्चियन से है। और ये चीज शरद पवार का जो NCP है वो भी कह रहा था। यानी कि सरकार की एक मजबूरी भी है, क्योंकि 29 में अगर लाना है आपको विधेयक, ये महिला आरक्षण लागू करना है, परिसीमन करना जरूरी है, क्योंकि 2023 के विधेयक में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण की बात है, और परिसीमन के लिए संविधान संशोधन कानून पास करना जरूरी है। और नहीं तो 27 का जो सेंसस की रिपोर्ट आएगी उसके बाद करेंगे तो देर हो जाएगी, कैसे करेंगे पता नहीं, अभी अटक भी गया है वो उसके लिए क्या तैयारी है, वो कल एक बार सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम उस पर अलग से बात करेंगे। एक बार मैं भी जरा समझ लूंगा, गृह मंत्रालय में समझ लूंगा, बाकी जगह समझ लूंगा कि सरकार क्या सोच रही है उसमें, क्योंकि कल जो मेरी बात हुई थी वो ये था कि वो पास करवाना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, डिलिमिटेशन वाला, महिला आरक्षण वाला। तो अब ये नुकसान तो हो गया देश का। अब ये जो जितने भी एनजीओ के नाम पे जो पैसे ला करके जो होता था, उनकी संपत्ति जब्त नहीं होगी, बाकी चीजें नहीं होगी, वो जैसे काम कर रहे थे वो करते रहेंगे। लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, अमित शाह जो ठान लेते हैं वो करते हैं। जेपीसी में जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो ये बिल वापस हो गया दोबारा आएगा नहीं। जेपीसी में जाने का मतलब हुआ कि सभी दलों के प्रतिनिधि सांसद जो है वहां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में होंगे, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा चलेगी, सब अपने अपनी बात रखेंगे। चूंकि संख्या में बल में एनडीए ज्यादा है तो उसमें एनडीए वालों का पक्ष ज्यादा रहेगा। वहां से जो संशोधन निकल के आएंगे, जो सुझाया जाएगा जेपीसी का, सरकार मान ले जरूरी नहीं है, फिर उसको अपने हिसाब से उन संशोधनों पे जो रिपोर्ट होगी जेपीसी की, उसके आधार पे सरकार नया विधेयक लाएगी। जेपीसी का कितना टाइमलाइन दिया जाता है ये देखना है, अभी वो टाइमलाइन नहीं आया है। मेरा ये अपना मानना है कि जैसे ही ये डिलिमिटेशन कमीशन वाला विधेयक जो है वो पारित होगा, डिलिमिटेशन वाला, उसके बाद सरकार नए सिरे से जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद इस विधेयक को पास करवाने की कोशिश कर सकती है और करनी चाहिए, मेरा यह मानना है। बाकी देखिए क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत